चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार की नदियां। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल सा है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बिहार में नदियों की अपवाह तंत्र के हिसाब से बात की दो कैटेगरी है। एक जो है हिमालय से निकलने वाली नदी, और दूसरा जो है पठारी नदी। दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसको जरा हम लोग देखेंगे। ये हिमालय से निकलने वाली नदी है, ये जो है पठारों से निकलने वाली नदी है। जो हिमालय से निकलने वाली नदी जो होती है सदा नीरा होती है। सदा नीरा का मतलब होता है जिसमें सदा जल हो, ठीक है। वैसे सदा नीरा एक नदी का नाम भी है, ऋग्वैदिक नाम गंडक का नाम है, ठीक है। जो कि खुद ही मतलब हिमालय से निकलने वाली एक नदी है। ये वर्ष भर जल प्रणाली वाली नदियां होती है। ये वर्षा आधारित नदियां होती है, मतलब जब वर्षा होती है तो इनमें खूब पानी मिलेगा। अभी आप जाओगे तो इन नदियों में खूब पानी है। लेकिन कुछ समय ऐसा होगा जो कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, ठीक है। बाकी हिमालय की जो निकलने वाली नदियां जो होती है वो वर्षा पे आधारित नहीं होती है, हिमालय पे आधारित होती है। हिमालय का जो हिमानी जो पिघलता है, जो बर्फ जो पिघलता है, उनके माध्यम से क्या होता है, इनमें पानी होता है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, ध्यान रखें। हिमालय से निकलने वाली नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। हिमालय किधर है, किधर है हिमालय, उत्तर में है या फिर दक्षिण में है? उत्तर में। उत्तर में है उत्तर। सर। उत्तर में है तो उत्तर से आएगी या दक्षिण की ओर जाएगी। जबकि पठारी नदी की बात करेंगे तो ध्यान रखें मुख्यतः झारखंड की तरफ से आने वाली नदियां इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। और ये झारखंड दक्षिण में है तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है, ये आपकी पठारी नदी होती है, ठीक है। ये नदियां पूर्ववर्ती होती है, ये नदियां अनुवर्ती होती है, ठीक है। ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। पूर्ववर्ती डेल्टा तो ये मतलब भी क्या बनाती होता है। है सर? पूर्ववर्ती और मतलब पूर्ववर्ती क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश से पूर्ववर्ती का क्या हो सकता है, ठीक है। पूर्ववर्ती ही बोलते हैं, इंग्लिश की का आता है तो चेक कर लीजिएगा हिमालय से क्या पहले बोलते की हैं। नदियां जो होती है वो पूर्ववर्ती होती है। हाँ, उसको पूर्ववर्ती कह सकते हैं इसको, हाँ, ठीक है। नहीं, पूर्ववर्ती का मतलब वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के उत्थान से पहले वो नदियां जो प्रवाहित हाँ, होती हैं। उसको हाँ वो यही होता है उसको जी सर, आयत में उसी बोलते उसी को कहते हैं। हैं ठीक, सर, प्रवृत्ति। ठीक 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 है, ठीक है। और ये नदियां क्या करती है, डेल्टा बनाती है, बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, ध्यान में रखना है। और ये नदियां की बात करेंगे, ध्यान रखें, अनुवर्ती होती है और डेल्टा ये भी बनाती है। छोटे छोटे नदियां छोटे छोटे डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये नदियां जो होते हैं ना अभी बाल्यावस्था में ही है, ठीक है। मतलब बाल्यावस्था में भी है। ये नदियां की बात करेंगे तो ये प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी है, ठीक है। ये नदियां जो होती है मार्ग परिवर्तन और गोकुल झील बनाने वाली नदियां, ठीक है। मार्ग परिवर्तन, नदियों के मार्ग परिवर्तन होने की वजह से ही गोकुल झील का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये नदियां जो होती है सीधी गमन वाली नदियां है, सीधी बहती है, ठीक है। ये हिमालय की नदियां जो है, ध्यान में रखना है, अत्यधिक जल संग्रहण होता है इनमें, इसीलिए बाढ़ का कारण भी बनती है। बाढ़ का कारण ये भी नदी है, पठारी नदियां भी बाढ़ का कारण है, लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। इन नदियों में कौन कौन सी नदी आएगी, तो गंगा एवं उसके सहायक नदी मुख्य रूप से, ठीक है। गंगा की सहायक नदी तो इधर वाला भी होगा, लेकिन इधर जो है तो गंडक है, कोसी है, महानंदा है, भागमती, ये सब की सब नदियां जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ध्यान रखें ये सब नदियां की बात करेंगे तो ये आपको दक्षिण, ध्यान में रखना है, पठारी नदियां हैं, ध्यान में रखना है, और काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये दो कैटेगरी हमने बताया, हिमालय की नदियां और पठारी की नदियां, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपको इसका अंतर आपको पता होना चाहिए। गोखुर झील का निर्माण कौन बनाती है, गोखुर झील कौन सी नदियां बनाती है, हिमालय से निकलने वाली फिर हिमालय। पठारी नदियां। तो हिमालय से हिमालय। निकलने वाली नदी जो होती है गोखुर झील बनाती है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है। अब ये देखिए यहाँ पे मेन नदी जो है गंगा है, ठीक है। गंगा है, गंगा है, गंगा है, देखिए सारे नदी जो होगी इसमें मिल जाती है, ठीक है। सब की सब क्या है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। दक्षिण बिहार की भी है, और अब बात करेंगे तो उत्तर बिहार की भी है, ठीक है। दोनों गंगा की सहायक नदियां कहाँ कहाँ से निकलेगी, सो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं सबसे पहले गंगा के बारे में बात करेंगे, तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख के पास से, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। मुहाना की बात करेंगे, मुहाना जो होता है नदियों का आखिरी पड़ाव होता है, उसको मुहाना कहते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। बिहार में लंबाई कितनी है इसकी, तो क्या बताएंगे। तो बिहार में लंबाई की बात करेंगे तो 445 445। किलोमीटर है। वैसे गंगा की टोटल लंबाई 2525 है, ठीक है। 2525।
ठीक है, जिसमें से 2510 की बात करेंगे तो केवल भारत में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2525 गंगा की टोटल लंबाई है। गंगा थोड़ा बांग्लादेश में भी बहती है। ठीक है, और टोटल इसकी 445 किलोमीटर की बात करेंगे तो इसकी बिहार में क्या है लंबाई है, जिसमें से अकेले पटना में आई थिंक 99 किलोमीटर है। ठीक है, तो 99 किलोमीटर अकेले पटना में है। बिहार के 12 जिले जो है गंगा के किनारे हैं। ठीक है, तो 12 जिले के नाम ध्यान में रखिएगा। गंगा के किनारे बिहार के 12 जिले हैं, और बिहार के 12 जिले जो गंगा के किनारे बहुत महत्वपूर्ण है, पूछते हैं। घाघरा की बात करेंगे, तिब्बत से निकलती है, गंगा में मिलती है सारण के पास में। ठीक है, 83 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। गंडक की बात करेंगे, नेपाल से निकलती है, सोनपुर में मिलती है गंगा के पास में, 260 किलोमीटर बिहार में लंबाई। ये पूछता है कभी कभी। बूढ़ी गंडक की बात करेंगे तो सोमेश्वर की पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है, ध्यान में रखिएगा बूढ़ी गंडक। ठीक है, और ये गंगा में खगड़िया में मिलती है। ठीक है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बागमती की बात करेंगे, महाभारत से नेपाल से निकलती है, कोसी में आके मिल जाती है, फिर कोसी गंगा में मिलती है। ठीक है, और 394 किलोमीटर बिहार में लंबाई। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी नदी है जिनका बिहार में लंबाई है। ठीक है, किसका, तो क्या ना बताइएगा, बागमती का। ठीक है, बागमती का बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत बड़ी नदी है आफ्टर गंगा। कमला की बात करेंगे और ध्यान में रखिएगा, कमला महाभारत से नहीं नेपाल से निकलती है, कोसी में मिल जाती है, ध्यान में रखिएगा। कोसी की बात करें, ये भी नेपाल से निकलते हैं, गोसाई स्थान से निकलती है, गंगा में मिलती है कुर्सेला के पास में। ठीक है, कुर्सेला कटिहार में पड़ता है, और 260 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, महानंदा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी में से निकलती है। ठीक है, और गंगा में मिलती है। ठीक है, और फिर पश्चिम बंगाल ही चली जाती है, समझ रहे हैं ना। ये दार्जिलिंग से निकलती है, गंगा में मिलती है, फिर गंगा में मिलने के बाद फिर पश्चिम बंगाल चली जाती है, मालदा के पास में मिलती है गंगा में। ठीक है, मालदा पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। क्रमनाशा की बात करेंगे, अपवित्र नदी के तौर पे जाना जाता है, कहते हैं काम को नाश कर देता है, पढ़ा होगा आपने। क्रमनाशा विंध्य की पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मिलती है चौसा के पास में। ठीक है, सोन की बात करेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में, ये गंगा में मिल जाती है दानापुर के पास में। पुनपुन की बात करेंगे, झारखंड से निकलती है पलामू की पहाड़ी से, और गंगा में मिलती है, ध्यान में, फतुआ के पास में गंगा में जाके मिलती है, पटना में, पटना फतुआ में। फल्गु जिसको निरंजना के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर की बात करेंगे, ध्यान में रखना है, तो ये आपका छोटा नागपुर में क्या होता है, ध्यान में रखिए ना। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा में क्या होती है, मिल जाती है। जमुई की बात करेंगे तो मोहन नहीं, इसकी सहायक है, फल्गु की। इसी के जो धारा निकलती है ना, उसी के गया के पास में, गया के पास में, ये फाल्गु शुरू में रहता है, गया के पास में जाके निरंजना के नाम से जानते हैं आई थिंक, गया के पास में जाके इसका नाम बदल जाता है फाल्गुआ, वहीं से एक धारा निकलती है, इसको मोहनी या फिर मोहना जो कह लीजिए, इसी की है। ठीक है, फाल्गु निरंजना की। अजय की बात करेंगे, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, जमुई से निकलती है, गंगा में मिलती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कील नदी की बात करेंगे, हजारीबाग झारखंड से निकलती है, लखीसराय में गंगा में मिल जाती है। सकरी की बात करेंगे, छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं, कील नदी के साथ गंगा में क्या होती है, मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। चलिए एक बार मैं सबसे रिपीट करता हूँ, गंगा नदी के बिहार में लंबाई बताइए कितनी है, गंगा नदी के बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर। ठीक है, घाघरा गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो क्या बताएं, घाघरा गंगा में सारण में मिलती है। ठीक है, गंडक कहाँ पे मिलती है बिहार में, गंडक गंगा में सोनपुर में। ठीक है, बूढ़ी गंडक कहाँ पे मिलती है गंगा में, बूढ़ी गंडक खगड़िया अब बूढ़ी गंगा की लंबाई कितनी है बिहार में, तो क्या बताएंगे, 260 किलोमीटर ना 260 किलोमीटर, नहीं 320 किलोमीटर। ठीक है, गंडक का 260 है, बूढ़ी गंडक का 320 किलोमीटर है। ठीक है, बागमती की बात करेंगे, बागमती किसमें मिलती है, ध्यान, कोसी में मिलती है, कोसी गंगा मिल जाती है। कितनी है बागमती की लंबाई, कितनी है, 394 किलोमीटर। कमला की बात करेंगे, ध्यान में रखना है, कमला, ठीक है, महाभारत से निकलती है, कोसी में मिलती है। कोसी की बात करेंगे, लंबाई कितनी है, कोसी की लंबाई 260 किलोमीटर। कोसी का भी 260 है, गंडक का भी 260 है, लेकिन बूढ़ी गंडक का कितना है, तो 320 है। और कोसी गंगा में कहाँ पे मिलती है,
कुर्चेला कुशीला बिल्कुल ठीक इलाहाबाद है। महानंदा की बात करेंगे तो गंगा में कहाँ पे मिलती है? माल मालदा, ठीक है। मालदा कर्मनाशा पश्चिम की बात बंगाल करेंगे गंगा में कहाँ पे मिलती है? कर्मनाशा, कर्नाटक में चौसा बक्सर बिल्कुल ठीक है, ध्यान में, चौसा बक्सर में, ठीक है। सोन नदी की बात करें गंगा में कहाँ पे मिलती है? सोन, मनेर दानापुर दाना दानापुर ठीक है, बिल्कुल। मनेर के पुनपुन, पास। पुनपुन की बात करेंगे गंगा में कहाँ पे मिलती है? फतुआ फतुहा में मिलती है, ठीक है। निरंजना की बात करेंगे तो नहीं, पुनपुन फतुहा के पास में मिलती है, ठीक है, मनेर नहीं होगा। सोन वाला जो है ना, हाँ हाँ, दानापुर सोन वाला सोन सोन, हाँ ठीक है, वो तो बोलते हैं, ठीक है। फल्गु निरंजना की बात करेंगे पुनपुन के साथ गंगा में मिलती है। अजय नदी की बात करेंगे तो गंगा में मिलती है, पश्चिम बंगाल में। किउल की बात करेंगे तो हजारीबाग झारखंड से निकलती है। से निकलती है, गंगा में लखीसराय मिलती है। सकरी की बात करेंगे छोटा नागपुर पठार से मिलती है। क्विल नदी की सहायक नदी है सकरी नदी, ठीक है। अब आते गंगा नदी की बात करेंगे तो उत्तराखंड के किस ग्लेशियर से निकलती है? तो क्या बताएंगे? गंगोत्री गंगोत्री गंगोत्री, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 2525 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 445 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। अब कौन दो नदी जो है आपस में मिलने के बाद मैदानी भागों में इनका नाम गंगा के रूप में आ जाता है? भागीरथी अलकनंदा अलकनंदा बिल्कुल ध्यान में भागीरथी रखना है। तो ये अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है? देव देवप्रयाग प्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग देव प्रयाग में होता है। देवप्रयाग और दोनों नदी जब आपस में मिलते हैं तो इसका नाम क्या बनता है? गंगा पड़ता है, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है और ये मैदानी भागों में मिलते हैं देव प्रयाग में। ये तीर्थ स्थल है, ध्यान में रखेंगे, देव प्रयाग, जहाँ पे एक तरफ से अलकनंदा आती है फिर भागीरथी आती है, दोनों को मिलने से गंगा नदी का उदय होता है, ठीक है। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है, ठीक है। तो ध्यान में कहाँ पे प्रवेश करती है तो क्या बताएंगे? चौसा के समझ, ठीक है, ध्यान रखें, चौसा के समझ क्या करती है? प्रवेश करती है, ध्यान में इसको रखेंगे, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ये चौसा जो है बक्सर जिला में पड़ता है। कौन से जिला में पड़ता है? चौसा बक्सर में पड़ता है, ठीक है। तो बक्सर जिले में चौसा क्या? यूपी के बॉर्डर बनाता है। हाँ बिल्कुल, बक्सर जिला यूपी का बॉर्डर बनाता है, ठीक है। तो गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो कहाँ चली जाती है? बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है। किसके बीच में सीमा बनाते हुए? कटिहार एवं भागलपुर के बीच में सीमा बनाते हुए, ठीक है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12 जिलों से होकर क्या होती है? गुजरती है। कौन कौन सा जिला है? तो सबसे पहले तो बक्सर, भोजपुर के बाद सारण के बाद पटना के बाद वैशाली के बाद समस्तीपुर में भी थोड़ा है, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय का मुंगेर आएगा, मुंगेर के बाद खगड़िया आएगा, खगड़िया के बाद कटिहार आएगा, कटिहार के बाद भागलपुर आएगा। अब भागलपुर की बात करेंगे लखीसराय, ठीक है। तो कटिहार और भागलपुर के बीच में सीमा बनाती हुई किधर निकल जाएगी? तो वेस्ट बंगाल निकल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। इस जिला का नाम क्रम के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी क्रम के अनुसार पूछ सकता है, ठीक है। बक्सर में प्रवेश की, बक्सर भोजपुर सारण, फिर पटना, फिर वैशाली के बाद समस्तीपुर के बगल में बेगूसराय के बगल में मुंगेर, फिर खगड़िया, उसके बाद कटिहार, उसके बाद भागलपुर और सबसे बाद में क्या होगा? लखीसराय, ठीक है। नहीं सर, और बिहार नहीं है सर, रामबाग लखीसराय जैसा इधर नहीं। नहीं, लखीसराय लास्ट में नहीं होगा सर। बेगूसराय ये केवल गड़बड़ कर दिया है, बाकी सब मतलब सही है ना, केवल यही गड़बड़ किया ना, लखीसराय गड़बड़ किया है। खगड़िया से लखीसराय होगा सर, बाद बाकी और सही है। उधर भी हमको लगता है ना सर, भागलपुर के बाद कटिहार होगा। ऐसे तो सीमा बना के निकलती है, लेकिन लास्ट में थोड़ा हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो लास्ट में थोड़ा ठीक है, इसके साथ ज्यादा डाउट नहीं है, हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन बाकी सब ठीक है, केवल लखीसराय मुंगेर के बाद में जाएगा ही ना। हाँ बेगूसराय के बाद लखीसराय, हाँ, बिल्कुल, ये थोड़ा उल्टा हो। सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट इसका बिहार का कटिहार होगा सर। हाँ, तो कटिहार के बाद बंगाल शुरू हो जाता है, कटिहार बंगाल के साथ बॉर्डर बनाती है ना, यही होगा। सबसे पूर्वी हो जाएगा ये, कटिहार सबसे पूर्वी हो खगड़िया से जाएगा। पहले आता है शायद।
हाँ ठीक है। अब और गंगा लखीसराय नदी के की सर्वाधिक, बढ़ैया के आसपास मिलती है सर। बिल्कुल ठीक है। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई की बात करें, पटना में कितना लंबाई है, क्या बताओगे पटना में? 93 किलोमीटर। 99 किलो। शतक मारने से केवल 1 किलोमीटर कम है। एक प्रश्न और भी बता दे, बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। 9। उसमें से 2 प्रमंडल है जहां से गंगा नदी नहीं गुजरती है। कौन सा प्रमंडल है? मगहा, एक मगध और मगध फिर है। कोसी मगध मगध, सर। नहीं सॉरी हाँ, सर, कोसी होगा। कोसी और मगध वाला होगा, कोसी और इरावदी। मगध। कोसी और मगध, ये हाँ 2 प्रमंडल से गंगा नदी नहीं गुजरती है। बाकी बिहार के 7 प्रमंडलों से और 12 जिलों से, 12 प्रमंडल, सॉरी 12 जिला और 7 प्रमंडल से गंगा नदी गुजरती है। कोसी और मगध से गंगा नदी का प्रवेश नहीं होता है। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं, तो ये गंगा नदी से इतना ही प्रश्न है, ज्यादा नहीं है, बाकी ऑब्जेक्टिव में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आप हमें बताइए, घाघरा नदी की बात करेंगे। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है। बिहार में कहां पे प्रवेश करेगी घाघरा? सिवान में। ठीक है, कहां पे? सिवान में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सिवान में, इसको आपको ध्यान में रखना है। सिवान में क्या होती है? तो प्रवेश करती है। और घाघरा नदी जो होता है ना, ये 2 राज्यों के बीच में सीमा बनाने वाले नदी में है। ठीक है, तो ये किन 2 राज्यों के बीच में सीमा बनाती है घाघरा? यूपी और बिहार। बिल्कुल, यूपी और बिहार। तो ये यूपी और बिहार के बीच में सीमा बनाने वाला घाघरा है। एक और नदी है, कौन सी नदी घाघरा के अलावा? गंडक। कर्मनाशा। कर्मनाशा के बाद गंडक। ठीक है, तो ये सारे गंगा। नदी का नाम आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, कर्मनाशा हो गया, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, और ध्यान, और कोई नदी? गंगा। गंगा यूपी से ही, गंगा लेकिन किधर से आती है? बॉर्डर तो टच करेगी ना बक्सर। बक्सर में प्रवेश करती है। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सर बिहार में घुसती है। हाँ ठीक है, कहाँ पे प्रवेश करती है बिहार में गंगा? चौसा बक्सर के कौन सा? चौसा में। चौसा। चौसा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर बहती हुई गंगा किस में मिलती है? सॉरी, घाघरा ये कहाँ सर, पे मिलती है? गंगा में मिल जाती है। घाघरा और गंडक में सबसे बेस्ट में कौन सी नदी है? घाघरा और गंडक के सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है? दोनों में शायद घाघरा है ना। शायद घाघरा होगा, वैसे आई पश्चिम में थिंक घाघरा है। क्रमनाशा गंडक। क्रमनाशा गंडक और घाघरा में तीनों में सबसे पश्चिम में कौन है? हाँ तो आप साथ कर्मनाशा इसका आंसर होता है। एक बार आप लोग चेक कर लेना। सबसे पूर्वी में जो नदी मिलती है ना, पश्चिम वाला तो नहीं पूछा है, और सबसे पूर्वी वाला में उस नदी के बारे में पूछता है जो दार्जिलिंग से निकलती है। क्या नाम है जो सबसे पूर्वी में गंगा में प्रवेश करती है? महानंदा। वो महानंदा। ठीक है, महानंदा सबसे पूर्वी नदी है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे ना, तो इस तरह के सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इम्तियाज अहमद में सब दिए हुआ है। ठीक है, अभी केवल हम लोग ने इसका सारांश पढ़ रहते हैं, हालांकि केबीसी नैनो में हम लोगों ने इसको डिटेल्स में पढ़ा भी है। चलिए, इसकी सहायक नदी की बात करें, राप्ती नदी है। राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है? गोरखपुर। गोरखपुर। ठीक है, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती सब इसकी जो है घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा का अन्य नाम क्या है? मैदानी भाग में इसका नाम क्या है? सरयू। सरयू है। ठीक है, सरयू के किनारे कौन सा शहर है? इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद। क्या बात है, सटीक आंसर है लेकिन आपका। ठीक है, अयोध्या, इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती के अलावा घाघरा, उधर कब सरयू बहने लगी? गोगरा कर्नाली की बात करेंगे, इसका और भी नाम है। ठीक है, शहर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिला नहीं पूछा हूँ, शहर। ठीक है, अयोध्या जी सही आंसर है। ठीक है, घाघरा को नेपाल में कर्नाली के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है कभी पूछ दे। गंडक, गंडक नदी को क्या बोलते हैं? नारायणी के नाम से जानते हैं। मैदानी भागों में इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसको सप्त गंडकी भी कहते हैं, सप्त कोसी भी कहते हैं, क्योंकि 7 धाराओं से मिलकर इस नदी का निर्माण होता है। ठीक है, नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? शालिग्रामी बोलते हैं। ठीक है, मैदानी भागों में इसको नारायणी बोलते हैं, सप्त गंडकी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। कौन से? तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा की श्रेणी को पार करते हुए ये गॉर्ज बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है, ध्यान में इसको रखना है। और ये बिहार में कहां पे प्रवेश करती है, तो क्या बताएंगे? पश्चिमी चंपारण, भैंसा लोटन। भैंसा लोटन। ठीक है, ध्यान रखो, भैंसा लोटन। ठीक है, तो गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते हुए
पार करते समय गौर्ज बनाती है, और बिहार में भैंसालोटन पश्चिमी चंपारण में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये नदी भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है, या उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा जो होती है बनाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी में क्या हो जाएगा, तो काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक के किनारे बिहार का कौन सा प्रसिद्ध शहर है? जौनपुर। समस्तीपुर। मेरे- मुझे तो अपना जिला याद है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, हालांकि समस्तीपुर भी है, ठीक है। और बात करेंगे इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को क्या बोलते हैं, शालिग्राम पत्थर कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, काला पत्थर होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, इसको शालिग्राम पत्थर कहते हैं। यार यहीं से ना लाया गया था श्री राम प्रभु का जो मूर्ति बनाया गया, यहीं से आया है क्या? बीच में चर्चा में था सर, यही था ना, जी सर। शालिग्रामी पत्थर ही था ना। जी सर। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका गंडक हो जाता है। अब आते बूढ़ी गंडक। यह सोमेश्वर की श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्ती, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में जाके खगड़िया जिला में क्या होती, गंगा में मिल जाती। एक चीज इसे ध्यान में रखिएगा, बूढ़ी गंडक से क्या बता रहा था मैं भूल गया, कुछ बताना था महत्वपूर्ण, चलिए फिर याद आता तो देखते हैं, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक की बात करें, कहां से निकलते हैं, सोमेश्वर के श्रेणी से पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में ये रखना है, से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ना, उस टाइगर रिजर्व के बीच से ये नदी निकलती है, गंडक, ठीक है। दो नदी के बारे में बताया था, एक गंडक बताया था, एक हरहा बताए थे, ठीक है, घाघरा नहीं, हरहा नदी, ठीक है, ठीक है, कौन सा, हरहा नदी, ठीक है, ध्यान में रखना, दोनों निकलती है टाइगर रिजर्व से। क्योंकि कहाँ पे है टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण में है ना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है जी ना। सर। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत बड़ा है, उसमें से हिस्सा जो है से टाइगर रिजर्व का है, ठीक है। ये पश्चिमी चंपारण, जगह का नाम कौन सा है, वाल्मीकि नगर खुद ही एक जगह है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो गंडक नदी जो है बीचों बीच से निकल जाती है। बूढ़ी गंडक की बात करेंगे तो बिहार का जिला ध्यान में रखना है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय पे बहते हुए खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। इसका नाम की बात का सिक रहना है ऊपरी भागों में। इसकी सहायक नदी मसान हो गया, पूछता है मसान से, ठीक है, बालोर है, तियूर है, धनौती है। अब आते हैं बागमती नदी, ठीक है, बागमती नदी की बात करेंगे, ठीक है, काफी प्रसिद्ध नदी, नेपाल का पशुपतिनाथ की बात करेंगे ना, पशुपतिनाथ मंदिर की बात करेंगे, तो बागमती नदी के किनारे ही है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध नदी है, बाढ़ का कारण भी बनती है, सीतामढ़ी जिला में बाढ़ खूब लाती है ये, ठीक है। तो नेपाल में हिमालय के किस श्रेणी से निकलती है, तो महाभारत श्रेणी से निकलती है। बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। और सीतामढ़ी जिला जो होता है नेपाल के साथ सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाता है बिल्कुल, तो ध्यान में रखना, बताता है, ठीक है। तथा अंत में कहां पे विलीन हो जाती है, तो गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। यह पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती है, लेकिन अब यह कमला नदी में मिलकर, ठीक है, कोसी नदी में क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी में प्रमुख शहर ललबकिया है, लखनदेई है, ठीक है, लखनदेई नदी आपको ध्यान में रखें मुजफ्फरपुर जिला में बहता है, ये मेरे गांव से निकलती है लखनदेई, मेरे गांव में भी बहती है, ठीक है। मनोहरा की बात करेंगे, अधवारा की बात करेंगे, विष्णुमती की बात करेंगे, सबके सब जो है इसकी बागमती की सहायक नदी है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ जो है इसी नदी के तट पे है, ध्यान में रखना है। अब बागमती की लंबाई बिहार में कितना बताया था, सेकेंड लार्जेस्ट है ना, 360। 394 था ना बागमती की। सर अरे हद करते हो यार, अभी पढ़ते हो अभी भूल गए, गजब हाल है, एग्जाम में कैसे याद रखेंगे। मैंने बोला था इसको याद रखने के लिए, नदी का लंबाई पूछता है, कोसी का तो कई बार पूछा हुआ है, गंगा का तो कम से कम कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है, बाकी का भी पूछा जा सकता है। 260 कोसी का भी है, 260 गंडक का भी है, 394 बागमती का है, बूढ़ी गंडक का 320 है, ठीक है, गंगा का 445 है। ये कुछ प्रमुख नदी है, इसका लंबाई याद रखना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछे संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 1 मिनट एक कॉल ले रहा हूँ, रुकना।
क्रेडिट कार्ड वाला सब भी बहुत फोन करता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं कोसी नदी, ठीक है। तो ये नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सप्तकोशिकी, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 7 धाराओं से मिलने से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, ठीक है। कोसी नदी बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और किस जिले में प्रवेश करती है कोसी? मेरा बिहार में। सुपौल में। हाँ, बहुत बिहार बन में गया, तो ठीक है, मिलती है। ठीक है, ये हमेशा गलत आंसर ही देती है, ठीक है। अभी तक 4 में से 3 आंसर गलत दिए। कोसी नदी बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है तो क्या बताएंगे? सुपौल में, ठीक है। सुपौल जिला की बात करेंगे, किसी जिला के, किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है क्या सुपौल? सुपौल नहीं, नेपाल के साथ बनाता है। हाँ, मतलब ठीक है, देश को भी ज्योग्राफी के टर्म में राज्य ही कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, कुर्सेला की बात करें, कटिहार में गंगा में क्या होती है? विलीन हो जाती है, ठीक है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन में बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए बिहार का अभिशाप या फिर बिहार का क्या बोलते हैं इसको? शोक भी कहते हैं, ठीक है। सहायक नदी की बात करें, अरुण है, तमोर है, लिखू है, दूध कोसी है, ठीक है, ताम कोसी है, इंद्रावती, ठीक है, सून कोसी, सबकी सब इसकी सहायक नदी है, ठीक है। कोसी की लंबाई बिहार में कितनी दिया था कि नहीं दिया था? कोसी की लंबाई 260 किलोमीटर कितनी है? तो ध्यान में रखना है, कोसी की कितनी है? 260 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। सुपौल में प्रवेश करती है और कुशेला कटिहार में गंगा में मिलती है, ठीक है। अब आते हैं महानंदी। हाँ, ये बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, ध्यान में रखिएगा, जो कि गंगा में क्या करती है? मिलती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए, तीनों जिलों में समानता क्या है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में समानता क्या है? तीनों पश्चिम बंगाल। तो तीनों पश्चिम बंगाल के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है, ध्यान में रखेंगे। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में विलीन हो जाती है। तो अगर पूछा जाएगा महानंदा नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है तो क्या बताओगे? किशनगंज। और किशनगंज से ना दार्जिलिंग काफी पास है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो किशनगंज से प्रवेश करते हुए पूर्णिया, कटिहार से होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। ये उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदी पेनोर, नागर, बालासार और मेची, ठीक है, और मेची, ठीक है। तो मेची नदी एक लिंक परियोजना आई थी ना, उसमें मेची को भी शामिल किया गया था। कौन सा? कोसी मेची। हाँ, ठीक है, ध्यान में, कोसी मेची लिंक परियोजना जो है काफी चर्चा में भी रहता है। कोसी और पैसा मेची, भी मिल रहा है। पैसा भी मिला है, बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा भी, बजट में इसके बारे में चर्चा भी किया हुआ है, ठीक है। अब आते कर्मनाशा नदी। बिहार में इसको पवित्र मानते हैं या फिर शुभ मानते हैं? कर्मनाशा को क्या बताएंगे? पवित्र तो नदी। बिल्कुल ध्यान रखना है, इसको बिहार में कर्मनाशा को अशुभ अपवित्र नदी माना जाता है। दक्षिण बिहार की नदी है, ठीक है, या फिर उत्तर बिहार की नदी है ये? दक्षिण बिहार की नदी है, ये सबसे पश्चिमी नदी है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जो कि मैंने, आप लोग घाघरा और गंडक कंफ्यूज हो, मैंने बोला कर्मनाशा आंसर लेता है, तो ध्यान में, दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। ये बिहार में उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में भी ये सीमा बनाती है, ठीक है। गंगा में मिलती है कर्मनाशा। कहाँ पे मिलती है? गंगा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस नदी के किनारे प्रमुख लड़ाई हुई थी। कौन सी लड़ाई हुई थी? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध नहीं, चौसा, ठीक है, चौसा, बैटल ऑफ चौसा बोलते हैं। हुमायूं जो था ना, इसी में कूद गया था जान बचाने के लिए, ठीक है। हुमायूं इसी में जान बचाने के लिए कूद गया था। शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई थी, जहां पे एक भित्ती ने इसकी जान बचाई थी, ठीक है। हाँ, 1539 में ये लड़ाई हुई थी। आगे चल के 1540 में होगी, जिसको कन्नौज की लड़ाई बोलते, जो कि निर्णायक था। लेकिन इसी कर्मनाशा में हुमायूं कूद गया था, ठीक है। चौसा की लड़ाई जो थी, बैटल ऑफ चौसा, इसी के किनारे हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखना। बक्सर तो गंगा के किनारे उसका आंसर लेता है, आई थिंक, ठीक है, क्योंकि बक्सर में गंगा भी है ना। इसके किनारे हुमायूं वाला, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो पहली लड़ाई जो थी, इसको बैटल ऑफ चौसा के नाम से जानते हो। कर्मनाशा के किनारे हुई थी। पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसमें क्या हुआ था? हुमायूं जंप किया था, ठीक है। अब आते हैं सोन नदी की बात करेंगे, ठीक है। कहां से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, ठीक है, ध्यान में रखना है, अमरकंटक से निकलती है, ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी के किस श्रेणी से निकलती है? मैकाल श्रेणी से। यहाँ से ना 3 नदी निकलती है, एक तो सोन है, दूसरा कौन सा? नर्मदा।
नर्मदा। और तीसरा कौन सा है? महानदी। बिल्कुल, सोन नदी, महानदी और नर्मदा सब इसी के आसपास से निकलती है। ठीक है, तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सोन नदी की बात करेंगे तो ये भी ना टू स्टेट इंटर स्टेट के बीच में रहने वाली नदी है। किसके बीच में सीमा बना देती है? उधर यूपी पर है तो इधर क्या होगा? बिहार। झारखंड। ठीक है, झारखंड और बिहार के बीच में क्या होती है? सीमा बनाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकान श्रेणी से निकलती है। ठीक है, यह रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले। ठीक है, रोहतास, कौन बातचीत कर रहा है? ठीक है, ये रोहतास, बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए दानापुर में मिलती है। दानापुर में कहां पे मिलती है? मनेर के पास। मनेर के पास में। ठीक है, ध्यान में, बिहार में प्रवेश कहां पे करती है? रोहतास। ठीक है, रोहतास कहां पे? बिहार में पड़ता है। ठीक है, रोहतास ने दो राज्य के साथ सीमा बनाता है ना, झारखंड और यूपी उत्तर और प्रदेश। झारखंड। झारखंड और यूपी के साथ। ठीक है, झारखंड प्लस यूपी के साथ सीमा बनाता है। रोहतास में ही बिहार में प्रवेश करता है। और झारखंड का कौन सा जिला के होते हुए प्रवेश करेगा ये? गढ़वा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये गढ़वा को भी याद रखो आप। ठीक है, इसी के बीच से बिहार में प्रवेश करते हैं। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बात करेंगे ये गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है कि गंगा की उत्तरी सहायक नदी है? क्या बताओगे? दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है, तो अगर पूछेंगे यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी की बात करेंगे, यही है। ठीक है, तो क्या यमुना नदी बिहार में बहती है? नहीं बहती है। नहीं बहती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो यमुना के बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो बोलो। यमुना। ठीक है, ध्यान रखें यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लेकिन यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी, इसका नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, इसकी प्रमुख नदी की बात करें रिहंद है, जिसपे रिहंद परियोजना भी है, कनहर है, उत्तरी कोयल है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। सोन नदी पर डेहरी बांध बना है, जो कि कहाँ पे मिलेगा? देहरी बांध। देहरी ऑन सोन कहाँ पे है? रोहतास में। इंद्रपुरी बैराज भी बना है इसी पे। कहाँ पे इंद्रपुरी बैराज? रोहतास में। बाण सागर बांध कहाँ पे? बाण सागर बांध मध्य प्रदेश। बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सोन नदी पे बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया है। ठीक है, अब आते हैं पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी की बात करेंगे तो झारखंड के किस जिले से निकलती है ये? पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, बिहार में औरंगाबाद और जहानाबाद होते हुए कहाँ पे ये मिलती है? गंगा में। फतुहा के पास में गंगा के में मिलती है। इसकी प्रमुख नदियां सहायक नदी में मोरहर है, मादर है, दर्दा है। ठीक है, और ये दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। सबसे प्रमुख नदी पहला सोन है, दूसरा क्या आपका? पुनपुन है। ठीक है, अब आते हैं फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी काफी इंपोर्टेंट है। किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फल्गु के किनारे? भगवान बुद्ध को। बिल्कुल, इसको फल्गु का और किस नाम से जानते हैं? क्या बताएंगे? निरंजना। निरंजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको लीलाजन भी कहते हैं, निरंजना भी कहते हैं। तो ये हजारीबाग के पठार से निकलने के बाद लीलाजन या फिर निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, जब ये दो सारे नदी जब आपस में मिलती है ना, तो ये विकराल रूप धारण कर लेती है, तब जाके इसको हम लोग फल्गु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हजारीबाग के पठार से निकलने लीलाजन, जिसको निरंजना, और मोहना नदी दोनों के मिलने से फल्गु का निर्माण होता है। अंततः गया होते हुए किस नदी में मिल जाती है? किसमें मिलती है? पुनपुन में मिल जाती है। ठीक है, गया में फल्गु नदी के पास में कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? विष्णुपद मंदिर है। ठीक है, जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म तीर्थयात्री आते हैं। ठीक है, अब फल्गु नदी पे भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? गया जी डैम। गया जी डैम। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, अब आते कुछ नदी है उसके किनारे प्रमुख शहर के बारे में बात करें तो पटना क्या हो जाएगा? गंगा नदी। मोकामा गंगा। मुंगेर गंगा। भागलपुर गंगा। बक्सर गंगा। छपरा गंगा ही होगा। हाजीपुर की बात करेंगे, कौन सा? बूढ़ी गंडक की सीधे गंडक?
गंडक नदी। गंडक। सोनपुर की बात करेंगे गंडक, मुजफ्फरपुर की बात करेंगे बूढ़ी गंडक, खगड़िया की बात करेंगे बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर की बात करेंगे बूढ़ी गंडक। ठीक है, समस्तीपुर में गंगा भी बहती है लेकिन वहां की प्रमुख नदी गंगा बहुत कम है, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, दरभंगा किसके किनारे? बागमती। गया किसके किनारे? फल्गु। अब फतुहा की बात करेंगे तो पुनपुरा गंगा का दोनों का संगम वहां पे होता है। ठीक है, तो ये कुछ नदियां हैं जिनके किनारे प्रमुख शहर है, इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते बिहार में नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना को या फिर बहुउद्देशीय परियोजना को भारत में, ठीक है, तीर्थ स्थान की संज्ञा किसने दी है तो क्या बताएंगे? ठीक है, ध्यान रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? इनको तीर्थ स्थान, आधुनिक भारत का तीर्थ स्थान की और भी कुछ कहा था। आधुनिक भारत का तीर्थ स्थान उन्होंने कहा था। ठीक है, ध्यान में इसको। एक मिनट, कॉपी वाला ग्रुप थोड़ा ओपन कर। महात्मा गांधी ने नहीं कहा था। दरभंगा को ठीक है, कहा था। अरे आधुनिक भारत का तीर्थ स्थान, ठीक है, सॉरी तीर्थ स्थान नहीं, क्या बोला, आधुनिक भारत का मंदिर, तीर्थ स्थान नहीं। ठीक है, किन्होंने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना को आप देखेंगे। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ का नियंत्रण होता है, सिंचाई का भी प्रबंधन होता है, जल संरक्षण भी होता है, टूरिज्म जिसको पर्यटन को भी बढ़ावा मिलती है, परिवहन भी है, यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन इत्यादि सारे लक्ष्य को निर्धारित किया गया। ठीक है, तो बिहार की नदी घाटी परियोजना में 3 नदी मुख्यतः है। एक आपका सोन के ऊपर है, गंडक के ऊपर है और कोसी के ऊपर है। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूलेंगे नहीं। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना कब हुई थी तो क्या बताएंगे? सोन नदी परियोजना का निर्माण कब करवाया गया था? 1874 में। कहाँ पे हुआ था? तो डेहरी ऑन सोन। कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे है डेहरी? डेहरी कहाँ पे है? रोहतास में है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा बिहार की सबसे पुरानी नदी परियोजना का नाम क्या है तो क्या बताओगे? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ये बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी है एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना। तो ऐसा भी पूछेगा, प्रथम नदी घाटी परियोजना। और सबसे पुरानी की बात करें सोन होगा। भारत की सबसे पुरानी कौन है? दामोदर वैली सबसे पुरानी है, नहीं? हाँ, ठीक है। देहरी में बारून के पास सोन नदी पे बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई है। इसको 2 नहर की बात करें, इसको पूर्वी सोन नहर है, एक है पश्चिमी सोन नहर। लेकिन ये नहीं पूछेगा, पूछेगा पूर्वी सोन नहर से लाभान्वित जिलों का नाम बताइए, पश्चिमी सोन नहर से लाभान्वित जिलों का नाम बताइए। ठीक है, तो एक ट्रिक बता देता हूँ। जो पश्चिमी सोन वाला जो होगा ना, वो यूपी के साथ सीमा जनरली यूपी के साथ उनका सीमा बनता है। ठीक है, जैसे रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर है। ठीक है, इत्यादि जिलों में जो सिंचाई की जो सुविधा जो मिलती है, किससे मिलती है? पश्चिमी सोन नहर से। ठीक है, अब आते पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई मिलती है। ठीक है, और सोन नदी का निर्माण, सोन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो 1874 में। कहाँ पे किया गया? रोहतास में। ठीक है, 2 नहरें निकलती है। कहां से निकल? डेहरी में बारून के पास से सोन नदी पे बांध बना के 2 नहरें निकालेंगे, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। ठीक है, इनसे जो लाभान्वित जिला है उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सोन नहर पे 2 जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, सोन नहर पे 2 जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया। एक का नाम है डेहरी जल विद्युत केंद्र, 6.6 मेगावाट का एनर्जी यहां से मिलता है। एक है बारून जल विद्युत केंद्र। ठीक है, ध्यान में, यहाँ पे क्या है? 3.3, तो टोटल मतलब 9.9 मेगावाट का यहाँ से जल विद्युत केंद्र भी है। ठीक है, डेहरी जल विद्युत से 6.6 MW, बारून जल विद्युत केंद्र से 3.3 MW। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या है आपका, इसको भी आप चाहो तो ध्यान रखना, जल विद्युत केंद्र है। दूसरा जो है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, इससे न लाभान्वित होने वाला है ना, एक बिहार को भी लाभ होता है, उत्तर प्रदेश को भी लाभ होता है, नेपाल को भी लाभ होता है। ठीक है, तो तीनों के बीच में है। ठीक है, किसके किसके बीच में है? बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल के बीच में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किसके किसके बीच में है? भारत और नेपाल का है। लेकिन भारत का कौन सा राज्य इसमें इन्वॉल्व है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यूपी है, दूसरा की बात करेंगे आपका बिहार है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है, इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना की बात करेंगे, नेपाल सरकार से समझौता कब हुआ था? नेपाल के साथ समझौता कब हुआ था इसको लेकर, गंडक परियोजना को लेकर? 1959 में। ठीक है, ये परियोजना प्रारंभ कब हुआ तो क्या बताएंगे?
तो 1960 में क्या होता है, परियोजना का कार्य क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, इस यहां से प्रश्न जो है बीपीएससी ने पूछ रखा, इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल की सीमा पर किस स्थान पर, ठीक है, गंडक नदी पे बांध का निर्माण किया करके एक जलाशय का निर्माण किया गया, तो क्या बताएंगे, भैंसालोटन। ठीक है, और भैंसालोटन किस जिला में है, तो क्या बताएंगे, वेस्ट चंपारण है। ठीक है, क्या है, तो वेस्ट चंपारण में भैंसालोटन आपको देखने को मिलता है। तो वेस्ट चंपारण में भैंसालोटन, कितना अच्छा नाम, भैंसालोटन। वहां पर गंडक नदी पर बांध का निर्माण करके जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। ठीक है, तो भैंसालोटन आपको वाल्मीकि नगर के पास में, ठीक है, जगह है, वाल्मीकि नगर से काफी नजदीक है और त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। ठीक है, गंडक परियोजना से जलाशय को भी हिस्से मतलब किसमें डिवाइड किया है, तो एक पूर्वी में डिवाइड किया है और एक इसको पश्चिमी में डिवाइड किया गया। ठीक है, दो नहर निकाली जाती है, इसको किस नाम से जानते हैं, एक पूर्वी गंडक नहर, एक क्या होता है, पश्चिमी गंडक नहर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूर्वी गंडक नहर को क्या किया है, तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है। पूर्वी नहर तीन भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पूर्वी को कितने भागों में डिवाइड किए, तीन में। इसका नाम है तिरहुत, एक का नाम है त्रिवेणी, एक का नाम है दोन नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। मुख्यतः ध्यान में रखना, मुजफ्फरपुर, चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली किस प्रमंडल के जिले हैं ये, तिरहुत में आएंगे ना, तो बिल्कुल, तो तिरहुत वाले से ही इसकी सिंचाई होती है। ऐसे भी आप चाहो तो याद करो, ट्रिक है ये सब याद करने का। अब पश्चिमी नहर से बात करेंगे तो नेपाल से होकर गुजरती है। नेपाल में सिंचाई करती कि इनसे निकलने वाली सहायक नहरों में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। ठीक है, तो पश्चिमी वाला से जनरली यूपी में और यूपी से सटे बिहार के जिलों में, तो यूपी से पश्चिम में कौन कौन सा जिला, सिवान सटता है ना, यूपी से है ना, सारण है। ठीक है, तो इन जिलों में सिंचाई क्या होती है। ठीक है, तिरहुत वाले से बिहार में मुख्यतः तिरहुत प्रमंडल के जिला ध्यान में आपको रखना है। अब यहाँ पे देखो इस परियोजना के तहत, ठीक है, 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार विद्युत केंद्र, इस प्रकार का विद्युत केंद्र पंचमी नहर पे भी बना है। ठीक है, तो टोटल आप देखोगे 15 मेगावाट का है, लेकिन किस पे, पूर्वी नहर पे, पश्चिमी पर नहीं है। ठीक है, ये पूर्वी नहर पे 15 मेगावाट का मिलता है। इससे कितना मिल रहा था, टोटल 9.9 मेगावाट था ना सोन नहर पे, इस पे गंडक पे कितने हैं, तो गंडक पे आपका कितना है, 15 मेगावाट है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी जो परियोजना जो है काफी महत्वपूर्ण जो है, दक्षिण बिहार के काफी लाभान्वित होता है इसे, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, ये भी आप हाँ सॉरी उत्तर में मिस्टेक। ठीक है, कोसी की बात करें, कोसी परियोजना भारत एवं किसके बीच में है, नेपाल के बीच में। किसके बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में। ठीक है, संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना ध्यान में रखना 1953 में हुई थी, ध्यान में रखना, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं। यह परियोजना 1954 में लागू किया गया। ठीक है, इस परियोजना के तहत बांध बनाया गया, कहां पे बांध बनाया गया है, हनुमान नगर, हनुमान नगर। ठीक है, हनुमान नगर, हाँ ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना शुरू कब से हुआ, पूर्ण रूप से देखिए 1953 में समझौता हुई। ठीक है, 1953 में समझौता होता है, 1954 में काम करना शुरू होता है और 1965 में क्या होता है, कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बांध बनाया गया है कोसी नदी पे, कहाँ पे, हनुमान नगर में बांध बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे, हनुमान नगर में। हनुमान नगर कहाँ पे पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और 1965 से यहाँ पे कार्य होता है। यहाँ पर से भी दो नहरें निकाली गई है। ठीक है, कौन सी नहरें निकाली गई, एक पूर्वी कोसी नगर है, दूसरी कौन सी है, तो ध्यान रखना है पश्चिमी क्या है, कोसी नहर है। ठीक है, तो पूरब एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। ठीक है, इसमें अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि जिले आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें, किसमें, पूर्वी कोसी नहर में। और पश्चिमी में दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि जिलों में क्या होता है, सिंचाई होता है। ठीक है, ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इससे भी बिहार में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार में किन किन नदियों पे बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण विभिन्न कार्यों के लिए किया गया है, तो तीनों नदी का नाम बताइए। कोसी, गंडक, सोन। बिल्कुल, कोसी है, गंडक है और क्या है, तो सोन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, तीनों क्या है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, और प्रश्न आए दिन इससे आते ही रहते हैं। ठीक है, अब जैसे
हम्म। सर गंडक परियोजना को जो 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया उसका नाम क्या है सर? कुछ नाम है उसका? नाम क्या पता, नहीं पता मुझे, इसमें नाम दिया भी नहीं है। ठीक है, नदी के नाम से ही नाम होगा। इसका पूर्व, इसका नाम क्या था इसका, क्या नाम था इसका, कौन अ, क्या ना, एक सोन पे, एक ही बना था ना, तो दो डेहरी दो जल बना विद्युत था। केंद्र था, बारून। और एक बारून जल विद्युत केंद्र था। डेहरी क्या है, डेहरी और बारून जो है ना जगह का नाम है, ठीक है, उसी के नाम पे बना रखा है। ठीक है, डेहरी और बारून जो है से दोनों को दोनों जगह का नाम है। ठीक है, जो कि आपको कहाँ पे पड़ता है, किस जिला में है, रोहतास। रोहतास में। रोहतास में। ठीक है, डेहरी के पास में बारून है। ठीक है, डेहरी एक तरह से बात करेंगे तो क्या है, थोड़ा बड़ा शहर टाइप का है, बारून छोटा है, दोनों पास में ही है। ठीक है, सबसे पहले रोहतास, फिर डेहरी, फिर उससे छोटा बारून। ठीक है, तो इसको डेहरी 6.6 मेगावाट, अब बारून की बात करें 3.3 मेगावाट। ठीक है, इसका तो नहीं दिया है, लेकिन आई थिंक इसका भी होगा, गंडक वाला का भी होगा, तो हो सकता है जगह के नाम से ही हो सकता है। ठीक है, पूर्व पूर्वी नहर पे है, पश्चिमी नहर पर भी बना है, लेकिन उसका एनर्जी क्षमता नहीं दिया हुआ है। चलिए, एमसीक्यू में अब हो सकता बिहार है मिल जाए सर। क्या, एमसीक्यू करेंगे ना तो उसमें हो सकता है मिल जाए। हाँ हो सकता है जगह का नाम में भी दिया हो, उसमें बहुत डिटेल्स में दिया रहता है। ठीक है, अब आते हैं बिहार में जलप्रपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जलप्रपात को, वाटरफॉल। वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल। ठीक है, ध्यान में रखना है क्या, वाटरफॉल। ठीक है, ध्यान में रखना है क्या बोलता है, वाटरफॉल बोलते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जब नदी की ढाल में आकस्मिक परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे उतरती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, अब बिहार में जलप्रपात, जो प्रमुख जलप्रपात, जिसमें सबसे पहले आता है ककोलत। तो ककोलत नदी की बात करें, ककोलत जलप्रपात की बात करें, कहाँ, किस जिला में ककोलत की उपस्थिति है, बिल्कुल। बात करेंगे दुर्गावती जलप्रपात, कहाँ पे मिलेगा दुर्गावती जलप्रपात, कैमूर। यस, बिहार का। ध्यान में रखना है, रोहतास में सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बताइए कौन सा है, दुर्गावती। दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, कर्मनासा जलप्रपात किस जिला में, कर्मनासा, बक्सर। बिल्कुल ध्यान में रखना है, बक्सर में। ठीक है, तो धुआं कुंड, मंझर कुंड और तुतला भवानी, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, रोहतास। ये तुतला भवानी मंदिर भी है ना, तुतला भवानी मंदिर सासाराम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तुतला की बात करेंगे, मंझर कुंड की बात करेंगे, धुआं कुंड की बात करेंगे, सबके सब कहाँ पे मिलेगा आपको, सासाराम में। ठीक है, जियारकुंड जलप्रपात कहाँ पे है, बिल्कुल ध्यान रखना है, कहाँ पे है, जियारकुट भोजपुर। बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखना है भोजपुर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे तेलहर कुंड, तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पे, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर। कैमूर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, तेलहर कुंड जलप्रपात की बात करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, कैमूर में मिलेगा। ठीक है, तो इन सारे ही फैक्ट को आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं बिहार की प्रमुख झीलें। तो कांवर झील की बात करेंगे, बिहार का रामसर स्थल है। आप हम ये बताओ, इसको रामसर स्थल की दर्जा कब दी गई थी, 2020 में। 2020। किस प्रकार का झील के की वजह से इसका निर्माण हुआ है, अब गोरखपुर पानी झील। कहाँ से मिलता है गोखुर झील को, कि मतलब किस नदी गंडक के, से। गंडक से। ठीक है, हाँ। गोगाबिल की बात करेंगे, घोगा झील की बात करें, गोगाबिल और घोगा झील कहाँ पे है, गोगाबिल कटिहार। किसके लिए जाना जाता है, गोगाबिल किसके लिए जाना जाता है, साइबेरियन पक्षी के लिए सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मेहमान पक्षी के लिए जाना जाता है। कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है, दरभंगा। ये भी किसके लिए जाना है कुशेश्वर स्थान, यूं पक्षी के लिए। ये भी पक्षी के लिए जाना है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे, घोड़ा कटोरा राजगीर। राजगीर, नालंदा में आपको घोड़ा कटोरा। अनुपम झील कहाँ पे, अनुपम झील गया। अनुपम कैमूर। कैमूर में। अनुपम झील से 60 क्वेश्चन पूछा था ना बीपीएससी में, जी सर। अनुपम झील से ही पूछा था। ठीक है, सिमरी झील कहाँ पे मिलेगा, सिमरी झील सहरसा में। ठीक है, जगतपुर कहाँ पे, जगतपुर भागलपुर। बिल्कुल। अब बताना है, ये पोती झील, सरैयावन, पिपरावन सब चंपारण में है, लेकिन चंपारण के किस चंपारण में, मोती झील, मोती झील मोतिहारी में चल पड़ता है, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, सरैयावन कहाँ पे, सरैयावन बेतिया पटना। ठीक है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध माने सरैयावन और पिपरावन। ठीक है, तो सरैयावन पश्चिमी चंपारण बेतिया में है, पिपरावन की बात करें मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, तो पिपरावन मोतिहारी, सरैयावन बेतिया, अब मोती झील की बात करेंगे मोतिहारी में है। ठीक है,
अब आते हैं बिहार का। इसमें से ना उसको छोड़ दिया है, क्या नाम है बिहार का जो नया रामसर स्थल बना उसका नाम क्या है? नागी नकटी हाँ ना क्या है वो नागी नक्टी, क्या है वो? झील है सर। हाँ, वो भी बर्ड नारायण। सेंचुरी है, ठीक है। पक्षी अभयारण्य ध्यान में रखना है। अरे पक्षी अभयारण्य खाली जगह पे थोड़ी ना आता, वहां पे झील उल होगा ना, हाँ ठीक है। सर। झील भी है, ठीक है। पंछी जब भी आएगी ना तो वो कहीं ना कहीं ना वो पानी को लेकर ही आती है, ठीक है, ध्यान में रखना है। हम्म, हाँ, अब आते हैं ध्यान में बिहार की प्रमुख नहरें। तो त्रिवेणी नहर किस पे है, किस नदी पे त्रिवेणी नहर? गंडक। गंडक। तिरहुत नगर किस पे है? गंडक। नहीं। और डोन किसके है? गंडक। और नहीं। लभानवित क्षेत्र का नाम क्या है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। पश्चिमी पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर वैशाली पश्चिमी हाँ ठीक है, ये पूर्वी। तिरहुत प्रमंडल के जिले है। ये किसके जिले है ये? तो तिरहुत के प्रमंडल के जिले है, ठीक है। पूर्वी कोशी से लाभान्वित कौन सा है? अररिया, अररिया, सुपौल, सुपौल, पूर्णिया। पूर्णिया। बिल्कुल, अररिया है, सुपौल है, पूर्णिया है। पश्चिमी कोशी से? दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। दरभंगा मधुबनी बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है, सुपौल। ठीक है। राजपुर, राजपुर किस पे है, राजपुर नहर? कोसी। कोसी है। कोसी पे कोसी है, पे। ठीक है। सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय को इससे लाभ होता है। पूर्वी सोन सोन नदी पे है, पश्चिमी सोन सोन नदी पे है। तो पूर्वी सोन से लाभान्वित की बात करेंगे औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल। और पश्चिमी सोन से रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर। सब भोजपुर। यूपी के साथ सीमा बनाता है ना, इसमें से रोहतास, बक्सर, कैमूर, जी सर। बक्सर। जी ये सर। पश्चिमी सोन। हाँ, यूपी भी आपका क्या है, पश्चिम है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये तीनों के तीनों गंडक के ऊपर है, ये कोसी के ऊपर है, सॉरी राजपुर वाला भी कोसी के ऊपर है। अब पूर्वी सोन पश्चिमी सोन की बात करें किसके ऊपर है, तो ध्यान में सोन। रखना है सोन के ऊपर है, सोन। ठीक है। अब आते हैं बिहार में प्रमुख जल कुंड, ठीक है। तो गर्म जल कुंड की बात करेंगे तो बिहार में ध्यान रखें, बिहार का सबसे अधिक गर्म जल कुंड का नाम क्या है? ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड है। क्या है बिहार में, क्या सबसे प्रमुख क्या है? ब्रह्मकुंड है, इसको ध्यान में रखना है। साथ में सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड, ये सब के सब कहाँ पे मिलेगा? राजगीर में। राजगीर में मिलेगा, ठीक है। तो राजगीर में आपको मिलेगा ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं मुंगेर की बात करेंगे। मुंगेर में भी बहुत सारे आपको कुंड है, भगवान जी के नाम पे सारा ही कुंड है, ठीक है। लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, ठीक है। श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, सबके सब कहाँ पे है? कभी कभी मुंगेर। कुंड से भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब आते हैं अग्नि कुंड कहाँ पे है, तो ध्यान रखना अग्नि कुंड आपको गया में है, ठीक है। तो कुछ कुंड है, मेनली जैसे कुंड जो है सबको कहाँ पे मिलेगा? राजगीर में बहुत सारा कुंड है, ठीक है। और कुंड जो होता है क्या होता है, ऐसे किस प्रकार की पानी निकलती है? गर्म पानी निकलती है या फिर ठंडा पानी निकलती है? ठीक है, गर्म पानी निकलती है, ठीक है। और सबसे जो गर्म पानी किसका होता है, सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो क्या बताएंगे? ब्रह्म कुंड। तो कुंड में नहाने का अनुभव आप लोग ने लिया है कि नहीं? जी सर। हाँ, हमें भी एक बार अनुभव मिलने वाला था, लेकिन मिलते मिलते रह गया, ठीक है। धर्मकुंड में 87 डिग्री सेल्सियस पानी रहता है। पानी कुंड का पानी कितना? इतना गंदा होता है, वहां पे स्नान करने का कोई फायदा ही नहीं। हाँ नहीं, तो हमें एक बार अनुभव मिलने का मन किया, बहुत लोगों ने बोला उसे बहुत बढ़िया होता, बहुत बढ़िया। हम भी बोले वाकई में बहुत बढ़िया होता होगा। तो हम गए, जम्मू। कहाँ पे गए, कौन सा मेला वैली में लगा था, पड़ने हाल लगा। फिलहाल में मलमास मेला, ठीक है, मलमास मेला। हाँ, राजगीर में। हाँ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ही विकट परिस्थिति में जनरल के बोगी से पहुंचे, और जैसे ही जाते उन्हें पता चला ट्रेन से 1 लाख आदमी उतरा होगा, इतना छोटा स्टेशन, इतना भीड़ हो गया। शहर में प्रवेश करते ही लग रहा था कहाँ आ गए। जैसे ही मेला के अंदर प्रवेश की, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, हमने जिंदगी में उतनी भीड़ आज तक नहीं देखी थी, ठीक है। और ऊपर से जाते ही मतलब क्या हुआ, पूरा बारिश होने लगा, पूरा बैग मतलब भीग गया, पूरा जूता में मतलब पानी भर गया। मेरे जीवन का सबसे खराब अनुभव था इसको, ठीक है। और उसके वहां का बाद हाल बहुत गंदा होता है, अंदर जाके बहुत मन नहीं बहुत करेगा स्नान करने का। हम सोच नहीं रहे थे से मतलब इतना भीड़ कैसे हो सकता है एक छोटे से स्थान पे। और ऊपर से हम ना वो सब कुछ कुछ का टिकट काट रखे थे, सबके सब बंद। वहां पे जो भी घूमने वाला चीज जो है ना, सब बंद, ठीक है। कुछ नहीं किए वहां पे। हाँ, एक चीज अच्छा था, एक होटल वहां पे बहुत अच्छी थी, वो भी टेम्पोररी टाइप का होटल नहीं बना था, लेकिन एसी उसी सब लगा दिया था, नहीं टेंट टाइप का होटल बना था। खाना खाए, और उधर से गाड़ी आने का भी बहुत सिनारी है। पटना तक गाड़ी आने का ना 1-2 ट्रेन मुश्किल से चलती है।
और बहुत विकट परिस्थिति में पटना चुपचाप कहाँ के बारे में बता रहे हैं सर? राजगीर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। चुपचाप वापस चला गया, ठीक है। तो मुझे अनुभव मिलते मिलते से रह गया, ठीक है, ग्राम कुंड का। नॉर्मली दिन में नहीं रहता होगा खराब पानी, ऐसे बहुत भीड़ भाड़ में होता होगा, ऐसे तो साफ पानी नॉर्मली ही आती दिन होगी में ना। नहीं गए थे तब बहुत गंदा पानी आता था उनको। हो सकता है, ठीक है, हम तो देखे नहीं सामने से। ये जो है बिहार के कुछ गर्म कुंड है, ध्यान रखें। बिहार की कुछ नहर के बारे में हमने पढ़ा, बिहार के झील के बारे में हमने पढ़ा, अब बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में भी हमने पढ़ा, ठीक है। एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है जो कि स्वर्णरेखा नदी पे, जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। कहाँ पे है हुंडरू जलप्रपात? रांची में। रांची में हुंडरू जलप्रपात, ठीक है। और बीपीएससी ने पूछा था 69 बीपीएससी में, क्या पूछा था पता है? तो ये स्वर्णरेखा नदी रांची के किस गांव से निकलती है, ठीक है। याद हुआ आप लोग आंसर अभी तक? नहीं सर। नरगी, नरगी से निकलती है, ठीक है, नरगी से। ये रांची तो पता था लेकिन गांव का नाम नहीं पता था, ठीक है। नगरी सर। नरगी, नरगी, नगरी नहीं, नरगी। आसपास कोई गांव अरे है ही नहीं तो फिर गांव कहाँ से होगा? अरे नरगी है, हम गए थे यहाँ पे, ठीक है। नरगी है कि नगरी है? नरगी है ना। नगरी है सर, जलप्रपात के अगल बगल कोई नगरी गांव रांची। नहीं था, इलाका तो खाली है पूरा। अरे हुंडरू की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वर्णरेखा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी यहाँ से निकलती है, हाँ, नगरी है, ठीक है। हम गए थे यहाँ पे, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी देखने का अनुभव नहीं मिला लेकिन गए थे। ये स्वर्णरेखा नदी जो है ना, रांची से 30-40 किलोमीटर दूर है, हुंडरू जलप्रपात के पास में। वो रांची शहर से काफी दूर है वो, इसी ठीक है। से सोना निकलता था ना। सोना निकलता था ये हमको नहीं पता है, ठीक है। हाँ सर, हुंडरू निकलता है। जलप्रपात इसी नदी पे है। सोना निकलता है, मान्यता तो बहुत से, मान्यता तो ये भी है, ऐसे आपके कहाँ ना कहाँ सोना का पहाड़ है। क्या नाम है? स्वर्ण पहाड़ कहाँ है? राजगीर की कहाँ पे है ना? राजगीर में ही है ना? नहीं, राजगीर में भी कहीं पे है। जमुई से तो सोना मिला ही है, वो भी सुनते हैं न्यूज गलत ही था। चले, बिहार की मिट्टी। सोना रखा गया था। अरे जो पहले बौद्ध मठ वगैरह था ना, तो दान दिया जाता था सोना, तो वो सब दबा हुआ है के अंदर। ठीक है, चलिए बिहार की मिट्टी के बारे में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी या फिर मृदा के कहते हैं। मृदा सबसे पृथ्वी के ऊपरी लेयर होता है, ठीक है। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो टूटने, चट्टानों के टूटने फूटने, इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। मृदा के निर्माण में क्या क्या कारण होते हैं, ये आपका ज्योग्राफी में पूछता है, ठीक है। तो इसमें स्थलाकृति है, वर्षा है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, सब कारण होते हैं मृदा के निर्माण में। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मृदा के विज्ञान को पेडोलॉजी या फिर मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी कहते हैं। अब विश्व मृदा दिवस की बात करेंगे तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बनाते हैं, ठीक है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहां पे 90% क्षेत्र में जलौढ़, अपोड, कछारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 90% क्षेत्र में, ठीक है। बिहार में मिट्टी के उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में हम लोग निम्नलिखित रूप से विभाजित कर सकते हैं। मिट्टी को भी हमने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में बांटा है। उत्तर बिहार की मिट्टी की बात करेंगे, ध्यान रखें, पर्वत पादीय मिट्टी है, तराई की मिट्टी है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। ज्यादा उपजाऊ कौन होता है? खादर और बांगर में से ज्यादा उपजाऊ कौन होता है? तो ध्यान रखना, खादर जो होता है सबका ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, ठीक है, लाल पीली, ठीक है। ये सबके लाल पीली मिट्टी को ना बल्ठन मिट्टी के तौर पे भी जानते हैं। पुरानी जलोढ़ को करनैल केवाल मिट्टी के तौर पे भी जानते हैं। कगारी और टाल मिट्टी ये सब कहाँ मिलेगा आपको? तो ये दक्षिण बिहार में मिलेगा, ठीक है। तराई किधर मिलेगा? उत्तर बिहार में, नेपाल के सीमावर्ती में, ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं ना, इसको देखते हैं, उत्तर बिहार की मिट्टी को जरा डिटेल्स में देखते हैं। तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार के नदियों को हम लोग कितने भागों में हम लोगों ने बांटा था? 4 उपवर्ग में बांटा था। क्या क्या है? पर्वत पादीय, तराई, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को क्या बोलेंगे? बांगर। नवीन जलोढ़ को क्या बोलेंगे? खादर, ठीक है।
अब देखेंगे सबसे पहले पर्वत पादीय मिट्टी। जी, पर्वत पादियों को क्या बोलते हैं? पिडमॉन्ट बोलते हैं। कौन सा मिलते हैं? पिडमॉन्ट। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सुमेश्वर सन्नी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तो पिडमॉन्ट मिट्टी में कौन सा खेती होगा? धान एवं गन्ना का। उपस्थिति क्या है, कहां पे मिलता है? तो पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सुमेश्वर सन्नी के आसपास ये मिट्टी आपको पाई जाती है। और ये आप चलेंगे, ध्यान रखना है, दूसरा मिट्टी जो है तराई मिट्टी, ठीक है, का विस्तार कहां पे? इस मिट्टी का विस्तार उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेके पूर्व में किशनगंज तक 5 से 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है इस मिट्टी का, ठीक है। इस मिट्टी में देखेंगे ना क्या होता है ना, इसमें कंकर भी मिलेंगे, रेत की मात्रा अधिक मिलती है, ठीक है। तराई वाला जो निचला भूमि होता है ना, तराई का जो भूमि जो होता है निचला होता है, इसलिए इस यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी जो होती है दलदली होती है, ठीक है। तो कई जगह पे दलदली भूमि का विकास भी हुआ है, ठीक है। ये मिट्टी हल्के, ध्यान में रखना है, भूरे या पीले रंग की होती है। इस मिट्टी में धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक मिट्टी मिलेगी। ये मिट्टी कंकर युक्त होती है, रेतीली होती है, रेत वाली होती है, दलदली होती है, ठीक है। अब आते पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां का बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, यहाँ पे बाढ़ की पानी नदी के द्वारा प्रतिवर्ष लाया गया अवसाद जो होता है ना, बाढ़ का पानी, उसी से इसका निर्माण होता है। जलोढ़ का में बाढ़ का पानी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पुरानी वाला जलोढ़ में क्या होता है, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार कहां पे मिलेगा? घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में आपको मिलेगा। कहां पे इसका विस्तार मिलेगा? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपको दिखेंगे, ठीक है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो चूना और पोटास की अधिकता होती है, ठीक है। और कमी किसकी होती है? फास्फोरस और तो नाइट्रोजन। फास्फोरस और नाइट्रोजन की क्या होती है? ध्यान में रखेंगे, कमी होती है, ठीक है। तब जाके इस मिट्टी की बात करें, प्रकृति की बात करें, इस मिट्टी की प्रकृति कैसी? क्षारीय है या फिर अम्लीय है? क्षारीय। क्षारीय है, ठीक है। क्षारीय मिट्टी को बैलेंस करने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें? उसके क्षारीयपन को दूर करने के लिए चूना मिलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, चूना पत्थर नहीं, चूना, ठीक है, ध्यान को दूर रखना। करने के लिए हम चूना पत्थर को प्रयोग करते हैं। किसका? अम्लीय मिट्टी को दूर करने के लिए ना मतलब चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। हाँ हाँ, उल्टा हो गया, ठीक है, सॉरी। वो अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का यूज होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है, सही है ना। हाँ, क्योंकि चूना का नेचर क्या, क्षारीय होता है ना, वो बेस होता है ना, ठीक है, अम्लीयता को दूर करने के लिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति की बात करेंगे। सर मिट्टी का टॉपिक मिट्टी में मिल रहा है, बेवकूफ आदमी, ठीक है। तो ध्यान रखना तो इस मुख्य रूप से क्या होता है, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना इत्यादि इसमें उगाए जाते हैं, ठीक है। अब आप नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? खादर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें नदी के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाए जाएंगे कि कभी कभी लाए जाएंगे, ठीक है। तो नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष, ठीक है, लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा के निचली घाटी में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। ध्यान रखिए, इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो बालू में चीका, जिसको क्ले बोलते हैं, इसकी प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ओवरऑल जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक है। यह मिट्टी कंपेरिजन की बात करेंगे तो बांगर के तुलना में क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है या फिर कम उपजाऊ होता है? क्या बताएंगे? अधिक होती है। बिल्कुल अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है। इसमें पर्याप्त सिंचाई होने के कारण जूट, गेहूं, मक्का आदि की पैदावार होती है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा जलोढ़ मिट्टी में किस फसल का पैदावार अच्छी नहीं हो सकती है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए दलहनी की फसल अच्छी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कुछ ये जलोढ़ मिट्टी था, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते दक्षिण बिहार की मिट्टी की बात करेंगे, ठीक है। तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी
तथा छोटा नागपुर पठार के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में है? तो गंगा नदी और छोटा नागपुर पठार के बीच में होता है। ठीक है, इस मिट्टी के संरचना के हिसाब से दक्षिण बिहार की नदियों के कितने उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं हम लोग? चार है। ठीक है, सबसे पहले आएगा टाल मिट्टी। टाल मिट्टी में क्या होता होगा? जल हमेशा रहता होगा या फिर नहीं रहता होगा? नहीं हमेशा। तो टाल जो ध्यान रखना, टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित होता है, टाल में रहता है। ठीक, हमेशा नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है ना, इसमें जल जो वर्षा ऋतु के समय ना यहाँ पे क्या होता है, जल होता है यहाँ पे। ठीक है, पानी होता है मिट्टी के ऊपर। ठीक है, टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर के बीच में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में रबी की फसल अच्छी होती है। स्पेशली ये टाल वाला क्षेत्र जो होता है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? किसके उत्पादन के लिए? दलहन के लिए। ठीक है, तो टाल मिट्टी ध्यान रखिएगा, निम्न भूमि का क्षेत्र है टाल मिट्टी। ठीक है, इधर का जो मिट्टी में जब मैंने बताया था कौन सा मिट्टी जो था, ये जो मिट्टी जो था उत्तर बिहार का, इसमें निम्न भूमि वाला मिट्टी कौन सा था? तराई। ठीक है, इधर तराई भी निम्न भूमि में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना दक्षिण बिहार की मिट्टी में टाल के बारे में बता दिया, रबी फसल के लिए अच्छा होता है। स्पेशली क्या होता है टाल मिट्टी किसके लिए अच्छा? दलहनी फसल के लिए। ठीक है, अब आता है हम लोग आए कगारी। तो कगारी मिट्टी की बात करें, गंगा नदी के दक्षिण तट एवं सोन, गंगा नदी के दक्षिण तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, कील नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरता शक्ति कुछ कमजोर होती है कगारी का। ठीक है, लेकिन मोटे अनाज एवं सब्जी उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? मक्का, सरसों, मिर्च इत्यादि है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कौन सा? कगारी मिट्टी में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी उपजाऊ शक्ति जो की बात करेंगे कम होती है। अब आते पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम करैल केबाल मिट्टी के नाम से भी हम लोग इनको जानते हैं। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। किस लिए मतलब मिट्टी जानी जाती है? तो मक्का, धान, बजरा, आलू, अरहर, गेहूं के उत्पादन के लिए मिट्टी जो है आपकी जानी जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको किस नाम से जानते हैं? करेल और केवाल के नाम से जानते हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टी है। ठीक है, अब आते हैं बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, क्या बताएंगे? लाल पीली मिट्टी। बिल्कुल ठीक है, बलथर को ध्यान में रखना है। लाल पीली मिट्टी के नाम से बलथर को हम लोग जानते हैं, जो कि पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, इसमें कंकर एवं रेत की बहुलता होती है। ठीक है, इसलिए इसकी उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है? काफी अधिक कम होती है। ठीक है, तो बलथर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होने का कारण क्या है? रेत एवं कंकर। ठीक है, ध्यान में, रेत एवं कंकर की बहुलता अधिक होती है। ठीक है, और जब रेत और कंकर की बहुलता अधिक होगी तो इसमें क्या होगा? जल धारण की क्षमता कम होगी, अधिक होगी? कम होगी। ठीक है, लौह तत्व के प्रधानता के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल रंग की होती है। इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बजरा, अरहर, मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें लाल मिट्टी में कौन सा? मोटा अनाज इसमें उगाएंगे। ठीक है, तो दक्षिण बिहार का अगर सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात अगर पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है दक्षिण बिहार की सबसे उपजाऊ है। उत्तर बिहार की बात करेंगे तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर के नाम से जानते हैं, वो है। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में बांगर आपको किधर मिलेगा? उत्तर बिहार में मिलेगा। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो उसमें करेल केबाल कहाँ पे मिलेगा, तो क्या बताएंगे? तो आपको दक्षिण बिहार में मिलेगा। दोनों पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो करेल केबाल दक्षिण में, आप पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अगर पूछेंगे बांगर की बात करेंगे तो बांगर कहाँ पे मिलेगा? तो बांगर आपको उत्तर बिहार में मिलेगा। ठीक है, अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर भी जरा हम लोग बात करेंगे। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास की पठारी के क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी, इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज आपको उगाए जाते हैं। ठीक है, कल के क्लास में वन्य एवं वन्य जीव पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेता हूँ कितना बचा हुआ ज्योग्राफी में है। नहीं, खत्म कर देता हूँ ज्योग्राफी। ठीक है, निपटा देते हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसका इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे हम लोग आएंगे। ठीक है, ज्योग्राफी समाप्त करने के बाद किनका माइक यूज करने लगा इतना? ज्योग्राफी समाप्त करने के बाद थोड़ा सा हम लोग रेस्ट ले लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अब आते हैं बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य। एक मिनट।